हेलो बच्चों। आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 24 ही है और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा या फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, आपको काफी बेनिफिशियल होगा। ये 75 में से 75 आपको हो सकता है कि इससे मिल जाए पूरे, अगर आप अच्छे से करोगे कुछ इसकी। लेकिन प्रीवियस नॉलेज भी चाहिए होगी, क्योंकि आप सब कुछ रट के नहीं तो पास कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे तो न्यूमेरिकल की समझ चाहिए, तो समझ आपको चाहिए, बहुत जरूरी है। चलिए फिर भी हमें स्टार्ट करता हूं, और ये सभी बच्चों के लिए है जिनके यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनके यहाँ वेरी शॉर्ट शॉर्ट टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे बच्चों के लिए है। तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और इसको दिमाग में लगा करके पूरा पढ़िएगा, ठीक है ना, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये सारे मटेरियल आपको हमारे डीएनएस एजुकेट ऐप पे मिल जाएंगे स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, ठीक है। तो परेशान मत होना, लिखने की कोशिश मत करना, पहले अच्छे से समझ लो। जो जो बता रहे हैं, जैसे जैसे बता रहे हो, वो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लो। क्या है? राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बताया था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास कैपिटल एन साइज की पॉपुलेशन है, स्मॉल एन साइज का सैंपल है, तो टोटल एन सी एन सैंपल बनेंगे। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट से करते हैं तो विद रिप्लेसमेंट से भी बनता है, सैम्पलिंग मैंने पढ़ाया है ना। तो विदाउट रिप्लेसमेंट से करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल बनेंगे कितने? एन सी एन। जैसे 10 साइज का पॉपुलेशन है, 4 साइज का सैंपल है, तो 10C4 हमारे पास बनेंगे पॉसिबल सैंपल। अब पॉसिबल सैंपल 10C4 बनेंगे तो उतने सैंपल मीन भी बनेंगे, उतने सैंपल मीन बनेंगे। हर एक सैंपल का मीन निकालोगे ना, अगर मीन का एग्जांपल ले रहे हैं तो वेरिएंस का एग्जांपल वेरिएंस कर लो, मोड का एग्जांपल मोड ले लो, मीडियन का एग्जांपल मीडियन ले लो। तो जितने सैंपल्स बनेंगे उतने हम स्टैटिस्टिक बनेगी, या फिर सैंपल मीन एग्जांपल के लिए लेते हैं, ठीक है ना। उतने सैंपल मीन बनेंगे। इसमें कुछ मीन रिपीटेड भी आएंगे, कुछ मीन रिपीटेड नहीं भी होंगे, तो उनको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में कर दो कि अगर मीन की वैल्यू हमारी इतनी वाली कैसी है। जैसे एग्जांपल एक छोटा सा लेते हैं आपको दिखाने के लिए कि 1 2 3 4 ये हो गया। अब इसमें से दो साइज सैंपल निकालो विदाउट रिप्लेसमेंट से, कितना हो जाएगा? 4C2 कितना आ गया? 6। तो कितना बनेगा? 1 2 1 3 1 4 फिर 2 3 फिर 2 4, ठीक है ना, फिर 2 4 और फिर 3 4, ठीक है ना। 3 4 कितने हो गए? 5 5 और एक 6, कितना आ गया? इसका 1.5, इसका आ गया 2, इसका आ गया 2.5, इसका भी आ गया 2.5 और इसका आ गया 3, इसका आ गया 3.5। तो देखिए इतने सैंपल मीन बन रहे हैं, जितने सैंपल उतने सैंपल मीन, जिसमें से 2.5 2 बार आ रहा है। तो अब सैंपल मीन लिखोगे तो x बार की वैल्यू और इसकी फ्रीक्वेंसी, तो यहां पे 1.5 इसकी फ्रीक्वेंसी 1, 2 इसकी फ्रीक्वेंसी 1, 2.5 इसकी फ्रीक्वेंसी 2 और 3 इसकी फ्रीक्वेंसी 1 एंड 3.5 इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1। तो ये जो फॉर्म बना, ये जो लिखा गया, इसी को ही बोलते हैं क्या? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम सैंपल निकालते हैं, कुछ सैंपल निकलते हैं, उसके हम स्टैटिस्टिक को कैलकुलेट करते हैं, तो जो स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म बनेगा वही हमारी क्या हो जाएगी? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जिसका एक अच्छा सा एग्जांपल और है कि x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल हमारे पास है, तो हम लोग क्या करते हैं? xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर निकालते हैं। तो ये जो एक फॉर्म बनता है, ऐसे बहुत सारे सैंपल निकलेंगे, है ना। कैपिटल एन में से ऐसे बहुत सारे स्मॉल एन साइज सैंपल मिलेंगे, तो ऐसे बहुत सारे रिटर्न कैलकुलेट होंगे, और ऐसे बहुत सारे रिटर्न कैलकुलेट होंगे, तो ऐसे बहुत सारे हम काई स्क्वायर, इसको बोलते हैं काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक। ऐसे बहुत सारे काई स्क्वायर बनेंगे, और ऐसे बहुत सारे काई स्क्वायर का जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा? वो सैम्पलिंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। और इसके जितने भी पॉसिबल सैंपल होंगे, पॉसिबल सैंपल के काई स्क्वायर, मतलब पॉसिबल सैंपल जितने बन रहे हैं उन सबसे आप ये काई स्क्वायर वाली वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और जब इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको कुछ इस टाइप का मिलता है, ठीक है ना। ये चीज करके देख लेना, आर प्रोग्रामिंग कर लेना अगर आर प्रोग्रामिंग करते हो तो, नहीं तो ऐसे ही कर लो, ठीक है ना। तो जितने पॉसिबल सैंपल होंगे, हर एक पॉसिबल सैंपल के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट कम करेंगे, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर सॉल्व करके देखेंगे कि आपको वही बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फिर नेक्स्ट क्या है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल फ्रॉम बायनोमियल और पॉइसन और नॉर्मल, ठीक है ना। मतलब एक सैंपल निकाल दे रहे हैं, कहां से? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। अब उनके सम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी ही होती है एक तरह से, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे तो भी आपका वही फॉर्म बन जाएगा। बायनोमियल में क्या होता है कि अगर xi फॉलो करता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर ni, और ये कॉमन रहता है, ये वेरी नहीं करना चाहिए,
इंडिपेंडेंट होती है, ये इंडिपेंडेंट हो विद पैरामीटर ni कॉमा p, तो समेशन जो xi होता है ये फॉलो करता है बायनॉमियल विद समेशन ni कॉमा p, ठीक है। और उसी तरीके से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की इफ xi फॉलो करता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा i, तो समेशन xi फॉलो करेगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद समेशन पैरामीटर लैम्डा i, ठीक है। और फिर अगर xi फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर म्यू i कॉमा सिग्मा i स्क्वायर, तो समेशन xi फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद समेशन म्यू i कॉमा समेशन सिग्मा i स्क्वायर। ये सम ऑफ द ये फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये हमारी होती है इसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये किससे प्रूफ होता है, ये MGF से आप प्रूव कर सकते हो, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से आप इसको प्रूफ कर सकते हो तीनों के, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, डिफाइन सेंटर लिमिट थ्योरम। डिमाइवर सेंटर लिमिट थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया है, ऐसे बहुत सारे सेंटर लिमिट थ्योरम, लेकिन डिमाइवर सेंटर लिमिट थ्योरम यहाँ पे आपको लिखना है, उसको लिखिएगा। और इसके डेफिनेशन काफी प्रॉपर से अच्छी से मैंने करवाई है और मैंने अपने वीडियोस में भी करवाई है, तो उसको भी आप रिफर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है, ये देखिए सेंटर लिमिट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको Sn की वैल्यू ये दी हुई है और Sn की प्रोबेबिलिटी इसके बीच में लाई करने की हमको पूछ रहा है, जहां पे जो हर एक xi कहां का वेरिएट है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएट है। तो ये Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने बोला था एडिटिव प्रॉपर्टी है, Sn भी फॉलो करेगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n लैम्डा, तो यानी कि वेरिएंस ऑफ Sn जो बराबर होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn के, जो कि कितनी होगी n लैम्डा, और इस केस में कितना हो जाएगा देख सकते हैं n लैम्डा की वैल्यू 150, ये 150 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब सेम काम यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट 20 लेसर इक्वल टू Sn लेसर इक्वल टू 60, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सेंटर लिमिट थ्योरम कहता है कि समेशन का जो मतलब जो सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स है, अगर n की वैल्यू 30 से ज्यादा है तो इसकी इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी से, मतलब इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दो स्टैंडर्ड नॉर्मल में, तो ये हो जाएगा 120 में से उसका मीन घटा दो, कितना आ जाएगा 150, फिर इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो, कितना है 150, Sn माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस ऑफ Sn लेसर इक्वल टू 160 माइनस 150 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 150, ये वैल्यू जो आएगी इसको मान लेते हैं एक बार के लिए, अभी a कैलकुलेट करेंगे तो आएगा a, और इसको कर लो z, इसको कर लो b, तो ये कितना हो जाएगा फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, जो वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू होगी। ये कैसे कर लिया हमने, इसको z में कैसे बोल दिया, क्योंकि हमारी n की वैल्यू 30 से ज्यादा थी, तो 30 से ज्यादा थी, इसकी प्रॉपर्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मैच करने लगती है, यही बात यहाँ पे कही जाती है, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, फाइंड द मोमेंट्स ऑफ टी एफ एंड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, तो यही म्यू1 डैश निकाल लीजिएगा इसमें, फिर म्यू2 निकालेगा, म्यू3 निकालेगा, म्यू4 निकालेगा, ये निकालेगा। इसका तो शायद म्यू3 म्यू4 आप नहीं निकाल पाओ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसका और इसका निकल जाएगा, ठीक है ना। और फिर मन करेगा तो फिर बीटा1 बीटा2 भी निकाल दीजिएगा, जिससे इसके नेचर के बारे में आप बोल दीजिएगा। मोमेंट्स कहने का मतलब यही है, ठीक है ना, ये मतलब मीन वेरिएंस निकाल लीजिएगा। अब ये निकालेंगे तो इन सबको निकालने के लिए आपको म्यू2 डैश म्यू3 डैश और म्यू4 डैश की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो पूरा का पूरा फॉर्म तो तैयार हो जाएगा, ये बड़ा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। फिर क्या करा है, शो दैट टी स्टैटिस्टिक इज रिलेटेड टू एफ स्टैटिस्टिक, तो बताया है कि टी बराबर क्या होता है, z अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ काई स्क्वायर बाई n, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, z स्क्वायर अपॉन में काई स्क्वायर बाई n, यानी कितना हो जाएगा z स्क्वायर बाई 1 अपॉन में काई स्क्वायर बाई n। और देखिए ये भी एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये और ये काई स्क्वायर है विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इट इज अ रेशियो ऑफ 2 काई स्क्वायर विद इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। ये क्या बन गया, ये f डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर जाएगा विद 1 n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये होता है कि t अगर फॉलो करता है t डिस्ट्रीब्यूशन को, तो t स्क्वायर फॉलो करेगा f डिस्ट्रीब्यूशन को विद 1 n डिग्री ऑफ फ्रीडम का, यही रिलेशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एस्टिमेटर, जिसमें से क्या क्या होती है, अनबायस्डनेस, सफिशिएंसी, एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, ये 4 प्रॉपर्टी है, उसको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, उसके न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसको भी मैंने डिस्कस किया हुआ है।
नेक्स्ट क्या है, एस्टिमेटर, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक और एस्टिमेट में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी अच्छे समझ लीजिएगा कि स्टैटिस्टिक क्या होती है, पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर हमारा वो है पॉपुलेशन कांस्टेंट, पैरामीटर क्या होता है, कोई पॉपुलेशन कांस्टेंट होता है, जैसे मीन हो गया पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन मोड, पॉपुलेशन मीडियन, ये सब के सब पैरामीटर हो गए। और फिर रैंडम सैंपल उठा रहे तो रैंडम सैंपल कुछ भी फंक्शन होता है वो हमारा स्टैटिस्टिक होता है। और स्टैटिस्टिक का यूज अगर किसी पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एस्टिमेटर हो जाएगा। और एस्टिमेटर की जो वैल्यू होती है वही हमारी क्या होती है, एस्टिमेट होती है। ये मैं ऐसे बता दिया हूं, यही डेफिनेशन है एक्चुअल में। फिर 10th क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इन नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ये भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, इसके बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑन फैक्टराइजेशन थ्योरम। फैक्टराइजेशन थ्योरम मतलब सफिशिएंसी का एक पार्ट है जिसमें से फैक्टराइजेशन थ्योरम से सफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट कर, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल इसके पूछे जाएंगे, एग्जांपल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर एमएलई ऑफ पैरामीटर्स ऑफ बायनोमियल पॉइसन नॉर्मल यूनिफॉर्म एक्सपोनेंशियल, तो बायनोमियल भी इंपॉर्टेंट है, पॉइसन इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल, उसके बाद आप एक्सपोनेंशियल पढ़िएगा। और पेपर थोड़ा सा टेढ़ा बनाना होगा तो यूनिफॉर्म दे देगा, ठीक है ना, इसलिए ये आपको ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एमएलई निकालने का। फिर नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ मूवमेंट एस्टिमेटर फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है ना। पेपर आसान करना होगा दे देंगे और थोड़ा सा नॉर्मल करना होगा तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन भी, इसमें निकालना पड़ता है, इसमें पता रहता है ना कि मीन हमारी म्यू होती है एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होती है, लेकिन आपको इसमें निकालना पड़ेगा, है ना, इसमें ऐसे निकालने में दिक्कत होगी, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, एग्जांपल्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एमएलई। एमएलई की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आप लोग जानते हो कि एमएलई नीड नॉट बी अनबायस्ड, एमएलई कंसिस्टेंट वेरी जनरल कंडीशन में होता है, एमएलई की इनवेरियंस प्रॉपर्टी, एमएलई अगर कोई एग्जिस्ट करे तो वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का फंक्शन होगा, ये उसकी प्रॉपर्टी। कुछ ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स हो सकते हैं, पूछे सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखा है तो ये समझ लीजिए, एक्सपेक्ट करिए कि ये इन वेरियस प्रॉपर्टी से ज्यादा कोशिश कर सकता है, दे देगा। ठीक है ना, कि अगर हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल है तो अब उसमें क्या कह देगा आपसे कि इस एग्जांपल हम खुद बोल दे रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अरे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में विद पैरामीटर लैम्डा एक रैंडम सैंपल निकालेगा x1 x2 xn, तो 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा की एमएलई फाइंड करो। ठीक है ना, ये आपसे कह दे 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा की एमएलई फाइंड करो, जहां पे लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, तो आप क्या करो, लैम्डा की एमएलई निकालोगे, जबकि आएगा x बार, तो यहाँ पे बोल दोगे इसकी एमएलई कितनी है, 2x बार प्लस 3x बार। ये क्या है, ये इनवेरियंस प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसे आप इसे बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सैंपल वर्सेस सेंसस में डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आपसे डिस्कशन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होती है, सैंपल निकालने में जो एरर मिलता है वो सैम्पलिंग एरर होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर में हमारे टैबुलेशन एरर, कैलकुलेशन एरर, नॉन रिस्पोंडेंट एरर, ये सब जो एरर होते हैं हमारे वो नॉन सैम्पलिंग एरर में काउंट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, SRSWR और SRSWOR में डिफरेंस क्या है, इसके मीन का एस्टिमेशन, इसके वेरिएंस का एस्टिमेशन भी आप पढ़ लीजिएगा, इनकी एफिशिएंसी आप पढ़ लीजिएगा, कौन ज्यादा बेटर होता है उसको भी बारे में जानकारी ले लीजिएगा। आ गया वही ना, अनबायस्ड एंड वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल, तो बताया था कि y बार st क्या होता है, समेशन ओवर ऑफ ni अपॉन में n y बार होता है। अब ये अनबायस्ड होता है, जब एक्सपेक्टेशन लेंगे तो पॉपुलेशन मीन ये बन जाएगी, और इसका वेरिएंस निकाल लीजिएगा, इसको wi से डिनोट करते हैं, मतलब wi वेरिएंस ऑफ wi y बार i, ये आप कैलकुलेट करके इसके वेरिएंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अनबायस्ड होता है, ये भी आप प्रूव कर सकते हैं, ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल का कॉन्सेप्ट है। फिर नेक्स्ट क्या है, वेरिएंस अंडर डिफरेंट एलोकेशन। एलोकेशन क्या है, सैंपल साइज का, एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज कर लीजिएगा, ऑफ सैंपल साइज। ठीक है ना, तो डिफरेंट एलोकेशन होते हैं, कौन कौन से एलोकेशन यहाँ पे आपके सिलेबस में है, प्रोपोर्शनल, नेमन एंड ऑप्टिमम। ठीक है ना, ये तीनों के तीनों एलोकेशन पढ़ लीजिएगा और उसके वेरिएंस को भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, अनबायस्डनेस एंड, अब देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे ni की वैल्यू निकलेगी कुछ ना, ni क्या होगी, अब इसी ni के फॉर्मूले को वेरिएंस के एक्चुअल फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा प्रोपोर्शनल एलोकेशन के अंदर वेरिएंस आ जाएगा, इसी ni की वैल्यू को हम उसमें पुट कर देंगे तो हमारा नेमन का आ जाएगा, इसी ni को हम लोग उस वाले में करेंगे तो फिर हमारा ऑप्टिमम का आ जाएगा। ऑप्टिमम इज द जनरलाइज्ड केस ऑफ नेमन, ठीक है ना, ऑप्टिमम फॉर फिक्स्ड कॉस्ट इज नेमन एलोकेशन। ठीक है, और फिर अनबायस्डनेस एंड वेरिएंस ऑफ सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ये आप अच्छे से कर सकते हैं, बड़ा आसान सा है।
ठीक है ना। वेरिएंस क्या होता है, अभी किया था कुछ दिन पहले, एस स्क्वायर बाई एन 1 प्लस एम माइनस 1 इंटू रो। ठीक है ना, आप ये वेरिएंस होता है इंटर क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट के फॉर्म में, नहीं तो 1 बाई के समेशन वाई आई बार माइनस वाई बार का होल स्क्वायर होता है। और अनबायसनेस भी आप लोग इसका प्रूव अच्छे से कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है, अनबायस्ड एंड वेरिएंस ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग। इसका भी मैंने भी वेरिएंस इंटर क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट के फॉर्म में कैलकुलेट करवाया था, आप उसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये मैंने उसका लिख दिया है, वैसे क्लस्टर का ये लिख दिया है, क्लस्टर का इसी फॉर्म में होता है, इसी तरीके से सिस्टमैटिक का भी होता है, तो आप एक बार रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, उसी तरीके से क्लस्टर सैंपलिंग का भी अनबायस्डनेस और वेरिएंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट ऑफ टू स्टेज सैंपलिंग विद एग्जांपल। टू स्टेज सैंपलिंग क्या होती है, इसके बारे में देख लीजिएगा कि एक हमारा बड़ा सा पॉपुलेशन है जिसमें n m यूनिट्स हैं, उसको हम लोग m साइज के n क्लस्टर्स में डिवाइड कर ले रहे हैं। फिर इसमें से स्मॉल n क्लस्टर निकालेंगे, फिर स्मॉल n क्लस्टर में से जितने भी सेलेक्टेड क्लस्टर है वो सब में से स्मॉल m, हर क्लस्टर में से स्मॉल m साइज का सैंपल निकालेंगे। तो ये जो स्मॉल n क्लस्टर वाला वो फर्स्ट स्टेज हो गया, ये वाला सेकंड स्टेज हो गया, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, टू स्टेज सैंपलिंग बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये डिस्कशन यहाँ पे हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा, एमएससी ऑफ रेशियो एस्टिमेटर निकलवाया ही है अभी, आप वेरी शॉर्ट लॉन्ग वाले में देख लीजिएगा, एमएससी ऑफ रेशियो एस्टिमेटर मैंने निकलवाया है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट, एमएससी ऑफ रिग्रेशन एस्टिमेटर, ये भी आसान सा है, कर लीजिएगा। और फिर क्या हो जाएगा आपका, कंपैरिजन ऑफ रेशियो एंड रिग्रेशन एस्टिमेटर अंडर SRSWOR, उसका कंपैरिजन भी आप उस केस में देख सकते हैं। यही कुल मिला के 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप चाहो तो देख सकते हो। और आप ये मेरे इन सारे वीडियोस को आप हमारे इस YouTube पे देख सकते हो। हमारे ये फर्स्ट सेमेस्टर का है और ये थर्ड सेमेस्टर का है, यहाँ से आप बहुत सारे वीडियोस को देख सकते हो, इसमें से आपके देखिए यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड तक के लेक्चर तो आप लोग के यहीं पे अपलोडेड हैं, तो बहुत सारी चीजें तो आपकी यहीं से कवर हो जाएगी। इवन यूनिट फोर्थ नहीं, यूनिट थर्ड तक ही केवल है, यूनिट थर्ड तक आपके वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड हैं, आप यहाँ से बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये काफी आसान से आपके लिए हो जाएगा काम, तो पढ़ते रहिए और हमारे लेक्चर को देखते रहिए। ठीक है, बाकी उसके अलावा आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं डिटेल डिस्कशन के लिए, जो कि काफी इस समय अच्छे फॉर्म में चल रहा है, अच्छे ऑफर के फॉर्म में चल रहा है। यहाँ 1250 लिख रहे हैं, पर सस्ते में पड़ रहा है, एक बार कॉल व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और बीएससी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और बीकॉम के सारे बच्चों के लिए क्लास चल रही है बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की ऑनलाइन कोर्स नवोध्वा बैच के थ्रू, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट क्लासेस, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स और पीवाईक्यू, आपको सारी चीजें कराई जाएगी। सारे इसके फीचर्स हैं, आप इसको अच्छे से परचेज करके इसका फायदा उठा सकते हो, जिसके ड्यूरेशन 3 मंथ के लिए है। और इससे रिलेटेड जितने भी आपको मटेरियल चाहिए वो आपको इस ऐप पे मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी प्ले स्टोर पे है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें, अगर जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, और आपको जरूरत पड़ती है तो हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप हमारे ऐप को परचेज करिए, हमारे कोर्स को परचेज करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है इतनी बात आप लोग को अच्छे समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अगले सेमेस्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।